दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और उनकी कार्यकाल या कार्य शक्तियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात हम प्रधानमंत्री के बारे में जान लें जो हमें कंपेयर कराती है राष्ट्रपति से। तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं जो हैं वो नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होते हैं। नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख यानी कि उन्हें हम कह सकते हैं डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, ये उन्हें कहा जाता है। जबकि सारी कार्यकारी शक्तियां जो होती हैं प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, सिंपल भाषा में अगर इस बात को जाने तो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं, यानी कि सरकार के प्रमुख होते हैं। सीधी सी बात है। अब बात करेंगे इनके अपॉइंटमेंट की। प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, यानी कि इनकी नियुक्ति। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई सादा खास प्रावधान तो दिए नहीं है। एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 75। इस आर्टिकल 75 में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, है ना। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उठा कर पीएम बना देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा, राष्ट्रपति उसे पीएम क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, है ना, नियुक्त करेंगे। जनरली लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं उन्हें पार्टी पीएम नियुक्त करवाती है, इसलिए राष्ट्रपति ने पीएम नियुक्त करते हैं। किसी स्थिति में ऐसा होता है कि कोई दल अगर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति उस स्थिति में अपने विवेक स्वतंत्रता के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं अपने मन से। वो कैसे करते हैं, उनका ये सिस्टम होता है कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है यानी जो ज़्यादा वोट लाया हुआ है वो, या गठबंधन सरकार का कोई नेता बना हुआ चुना हुआ रखा गया है तो उसको पीएम नियुक्त किया जाएगा। और उस नियुक्त किए हुए पीएम को 1 महीने के अंदर यानी कि ओनली 1 मंथ के अंदर क्या करना है, उन्हें 1 महीने के अंदर अपनी बहुमत सिद्ध करनी होती है। ऐसा एक बार हुआ है इतिहास में 1979 में। 1979 में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मोरारजी देसाई की सरकार, इस सरकार का पतन हो जाता है यानी कि डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन होने के बाद इनकी जगह पर चौधरी चरण सिंह को इसी अल्टीमेटम पे पीएम नियुक्त किया जाता है। 1979 में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद एक स्थिति और भी होती है जब राष्ट्रपति अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। वो स्थिति होती है जब किसी कार्यवाहक यानी कि मौजूदा प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, यानी मृत्यु हो गई और वो मर गए किसी भी वजह से, और उस स्थिति में उनका कोई उत्तराधिकारी उस वक्त मौजूद ना हो, तो राष्ट्रपति अपनी विवेक स्वतंत्रता से किसी भी इंसान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ऐसा हुआ एक बार 1984 में। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है, तो उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैली सिंह, उन्होंने अपनी विवेक स्वतंत्रता से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जो परंपरा थी उसे अनदेखा किया। लेकिन बाद में कांग्रेस के नेताओं ने इन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया, तो ये प्रधानमंत्री पे यथावत बने रहे। इसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री की डेथ होती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है,
और सत्ता दल का कोई भी मतलब नेता अपने विवेक से किसी नेता को चुन ले, उत्तराधिकारी को चुन ले, तो राष्ट्रपति को उन्हें नियुक्त करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। इसी के आधार पर 1980 में दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक बात कही, दिल्ली के हाई कोर्ट में एक बात कही गई। वो बात क्या थी कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो अपनी बहुमत सिद्ध कर सका हो लोकसभा में, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता है, पहले वो अपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुन लें, उसके बाद उन्हें एक समय सीमा दे दी जाए कि वो अपना बहुमत सिद्ध कर सकें। उदाहरण के लिए ऐसे कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण तो मैंने आपको जो बताया मोरारजी देसाई का, उसके बाद वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम बने, इसी आधार पर बने। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव बने, इसी आधार पर बने। अटल बिहारी वाजपेयी को 2 बार बनाया गया प्रधानमंत्री, इसी बेसिस पर बनाया गया दिल्ली हाई कोर्ट के इसी बेसिस पर अटल बिहारी वाजपेयी को। इसके बाद एचडी देवगौड़ा, ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरे कुछ सालों बाद यानी कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य रह सकता है। यदि उस मौजूदा वक्त में वो किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर, प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर उसको अपना सदस्यता साबित करनी होगी, अन्यथा वो अपने पद से हटा दिया जाएगा। इसी के आधार पर कुछ उदाहरण दिए हैं। एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी जो अपर सदन, और आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह, और भी कई उदाहरण हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। इसके बाद अब जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ, शर्तें और वेतन। शपथ ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उस गोपनीयता की शपथ में प्रधानमंत्री को शपथ लेते हैं। उस शपथ में जो पहला होता है, वो पहला शपथ जो होती है वो होती है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूँगा। दूसरा, मैं भारत के प्रतिस्पर्धा एवं अखंडता का शुद्ध अंतःकरण से संवहन करूँगा। यानी कि इसका मतलब जो होता है, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेकर ये कहता हूँ कि जो भी कार्य मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या जो मुझे ज्ञात होगा, मैं उसका जब तक कि इस पद पर, मंत्री पद पर बनाऊँ, न किसी व्यक्ति न किसी विशेष को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। तो वो गोपनीयता की शपथ इस तरीके से ली जाती है। तो ये हो गई आपकी शपथ। दूसरी हम बात करेंगे शर्तें। शर्तों में बात की बात है, उसके बाद पहले कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल यानी कि टेन्योर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। संविधान में कोई फिक्स नहीं है। मतलब क्या होता है इसका, कि राष्ट्रपति की बिहाफ पर प्रधानमंत्री संसद में कभी तब तक चाहे तब तक बना रह सकता है राष्ट्रपति के बिहाफ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। मतलब ये होता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को जब तक बहुमत हासिल है, जब तक बहुमत मिलती रहेगी, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। बहुमत मिलती रहेगी, पद पर बने रहेंगे। यदि उन्होंने अपने विश्वास बहुमत अगर लोकसभा में खो दिए तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। यदि वो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उसमें राष्ट्रपति पीएम को क्या करेंगे, बर्खास्त कर देंगे, यानी डिसमिस कर देंगे, अगर वो अपनी बहुमत खो देते हैं।
तो लोकसभा का जो कार्यकाल लोकसभा का जो टाइम होता है वो 5 साल के लिए लोकसभा चुनी जाती है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अगर 5 साल बाद इलेक्शन में इसी मतलब पीएम की पार्टी जीतती रहती है तो ये पीएम यथाकथित बने रह सकते हैं अपने पद पर। तो ये इनका कार्यकाल होती है। अब करते हैं वेतन की बात। वेतन तो प्रधानमंत्री के भत्ते और वेतन समय समय पर संसद के द्वारा चेंज किए जाते हैं, बदले जाते रहे और बदले जाते रहेंगे आगे वाले टाइम में भी। उसके इनकी सैलरी के अलावा इन्हें कुछ भत्ते दिए जाते हैं, जैसे विषय भत्ते होते हैं, यात्रा भत्ते होते हैं, स्वास्थ्य भत्ते होते हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, है ना। और उनके मोबाइल के खर्चे और गाड़ी के खर्चे कुल मिलाकर पहले 2001 में जो इन्हें दिए जाते थे सैलरी के अलावा अन्य भत्ते, वो 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता था, यानी कि पर मंथ। अब 2001 में इसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है सैलरी के अलावा इनके। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यों की और प्रधानमंत्री की शक्तियों की, यानी कि वर्क एंड पावर्स ऑफ पीएम। ठीक है, तो इसमें जो पहला होगा प्रधानमंत्री का कार्य वो होगा मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में पहला मंत्रिपरिषद के संबंध में जो कार्य होंगे, प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करेंगे और जो सिफारिश राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों को मंत्री नियुक्त करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मंत्रियों को मंत्रालय देने और उसमें फेरबदल करने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। तीसरी बात, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को सलाह बर्खास्त मतलब प्रधानमंत्री किसी मंत्री को अपने पद से रिजाइन देने की सलाह या राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। तीसरी बात ये हुई। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की बैठक का निर्वहन करेंगे और उन्हें प्रभावित बनाएंगे। चौथी बात, अगर प्रधानमंत्री त्याग देते हैं तो उनकी मंत्रिपरिषद उनके साथ त्याग देगी। ये हो गया इनका काम। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है, इसलिए जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, वो त्याग पत्र देता है, तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाएगी। और दूसरी बात अगर देखा जाए दूसरी तरफ, तो किसी मंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है या वो त्याग देता है तो वो मंत्रालय या वो पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो उस पद की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री पूरी तरीके से आज़ाद है। वो जिसे चाहें उस मंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति से करवा सकते हैं अपनी सिफारिश से। पहली बात तो जो मंत्रिपरिषद के संबंध में हमने देखी। दूसरी बात हम बात करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में क्या बात है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है प्रधानमंत्री। उस कड़ी का पूरी तरीके से यहाँ काम किया जाता है। संघ के कार्यकलापों और विषयक विधेयकों में जो भी जानकारी राष्ट्रपति को चाहिए होती है, जो राष्ट्रपति मांगे उसको मुहैया यानी कि प्रोवाइड कराने का काम प्रधानमंत्री का होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में कोई सलाह या मंत्रिपरिषद ने कोई विचार विमर्श किसी मुद्दे पर नहीं किया है तो उस विचार विमर्श को जारी रखने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। और जो दूसरी बात होती है वो होती है कैग, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल, ऐसे सभी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकायों के सदस्यों और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। अगली जो बात करेंगे हम इसी में वो होगी संसद के संबंध में। संसद के संबंध में जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ होंगी वो होंगी, पहली बात तो राष्ट्रपति को संसद को बुलाने और उसका सत्राहन करने पर परामर्श देंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, यानी कि इनवाइट करेंगे
संसद को। दूसरी बात, संसद को विघटित करने की परामर्श दे सकते हैं, यानी कि डिक्लाइन करने की, सॉरी विघटित कह रहा हूँ, ख़त्म करने की सलाह दे सकते हैं। और वो किसी भी पटल पर सरकार की घोषणाओं की, सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि ये 3 बात हुई पावर्स में, मंत्रिपरिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में और संसद के संबंध में। इसके अलावा जो बात है चौथी, वो अदर्स में आती है, यानी बात करें अन्य शक्तियाँ। इन 3 शक्तियों के अलावा कुछ अन्य भूमिकाएं भी होती हैं, अन्य शक्तियां कह सकते हैं या भूमिकाएं कह सकते हैं प्रधानमंत्री की। उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री नीति आयोग, नंबर 1। नंबर 2 NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल यूनिटी काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल वाटर रिसोर्सेस काउंसिल, राष्ट्रीय पानी संसाधन, जल संसाधन परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। इन सब का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष होते हैं, इन सब के अध्यक्ष भी होते हैं। अगली बात इसमें जो है अन्य कार्य भूमिकाओं में, वो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होने के नाते वो देश के विभिन्न जगहों जाकर विभिन्न लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, पहली जो बात। अगली बात जो होगी वो इसमें होगी देश की तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, देश की तीनों सेनाओं को, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के। तो ये था प्रधानमंत्री के बारे में हमने आज थोड़ा सा जाना। इस तरह प्रधानमंत्री भारत की संवैधानिक व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।